हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू पीवाईक्यू सीरीज जहां पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो इस वीडियो में हमारा एम रहेगा कि हम 2017 के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, सेट ए बी सी सारे देखेंगे, स्टार्ट करेंगे सेट ए से। तो उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरे साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ टाइम वेस्ट करे अपन चलते हैं आगे। देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, आपने इतनी अच्छी शुरुआत हुई है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो उसके बारे में अपन डिस्कस ना ही करें तो ही सही रहेगा, क्योंकि अपन को ध्यान देना है 2023 वाले एग्जाम में। ठीक है, तो चलो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। 1 नंबर के लिए पूछा गया था, उसमें बोला था कि राइट द आयोपेक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, इस कंपाउंड का तुम्हें आयोपेक नेम बताना है। देखो काफी ज्यादा इजी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। तो सिलेक्शन करो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, तो देखो कहीं से भी करो 4 ही आ रहा है, मतलब ब्यूट तो तुम्हारा आना ही आना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से काउंटिंग करता हूं 1 2 3 4। अब डिसाइडल जो है किस साइड से स्टार्ट करोगे, 1 किसको दोगे तुम। देखो तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको आएगी, तुम्हारी OH वाले ग्रुप को। ठीक है, बड़ा ग्रुप है ये, तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट होने वाली है, यहां से। ठीक है, तो 1 2 3 4 यहां चले जाओ या 4 यहां चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, बात वही पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहां पे 4 दे रहा हूं, सीधा सीधा चलेंगे अपन। क्लियर हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 पे है ऑल, 2 पे है ब्रोमो, 3 पे है मिथाइल और फिर 4 पे तुम्हारा कुछ नहीं है, 4 की चेन है। क्लियर हुआ, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दोगे, ऑल को, तो ये तो लास्ट में लगेगा, सफिक्स लगेगा। ठीक है, तो देखो फिर आएगा तुम्हारा 2 पे ब्रोमो, लिख दो तो फिर 2 ब्रोमो। ठीक है, क्यों लिखा पहले, क्योंकि बी पहले पे अल्फाबेट पहले आ रहा है ना। ठीक है, 2 ब्रोमो, उसके बाद क्या है, 3 पे मिथाइल है, लिख दो 3 मिथाइल। देख रहा है 3 पे क्या है, ये वाला मिथाइल ग्रुप पड़ा है। देखो ऐसे करा करो, बॉक्स ऐसे बना लिया करो, बॉक्स के अंदर जो जो चीजें नहीं है उनको अपन को बताना है। ठीक है, लिखना है। तो ये वाली चेन का बॉक्स बनाया, OH भी अपना प्रायोरिटी में अभी है तो अपन ने उसको भी बॉक्स में ले लिया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो इतना अपन ने देख लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया। अब बची चेन की बात। चेन के बारे में बता दो भाई, क्या बताना है, ब्यूट है। ठीक है, ब्यूट है, सफिक्स सब जो मेन प्रायोरिटी सबसे लास्ट में आएगी। ठीक है, तो क्या बच गया, देखो सेकंड पे इन है तो लिख दो ब्यूट 2 इन, और 1 पे क्या है, 1 ऑल, खत्म। ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, ये होगा तुम्हारा आंसर। 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल। ठीक है, ज्यादातर चीजें क्या होती है, जो तुम्हारा एन है, ठीक है, इस ई को रिप्लेस करके तुम्हारे ग्रुप जोड़े जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसा भी देख सकता है तुम्हें, ब्यूट एन 2 इन 1 ऑल, लेकिन यहाँ पे 1 ऑल था तो अपन ने इसको नहीं लिखा। ठीक है ना, क्लियर हुआ इतना, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आया हुआ है तुम्हारे किसमें, देखो भाई 2017 सेट 1 में, यहाँ पे 3rd क्वेश्चन है, 1 नंबर के लिए पूछा था, ज्यादा कुछ खास नहीं इसलिए 1 नंबर में था। ठीक है, क्या है तुम्हारा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी एंड गिव्स एनर्जी। ठीक है, तो ये एकदम ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी जिसको अपन EA से शो करते हैं। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी, एनर्जी। ठीक है, जैसे ही तुम कैटलिस्ट डालते हो तो वो क्या करता है, वो पोटेंशियल एनर्जी गिरा देता है। पोटेंशियल एनर्जी किस किस की, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इनकी गिरा देता है वो पोटेंशियल एनर्जी, जिसके कारण क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिर जाती है, एक्टिवेशन एनर्जी भी गिर जाती है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे समझ लेना। देखो इसको बहुत इजी तरीके से बता रहा हूं, जब हम बैठे रहते हैं तो अपना पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, जब हम दौड़ रहे होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होता है। ठीक है, तो वैसे समझो कोई आया, उसने पोटेंशियल एनर्जी को तुम्हारे गिरा दिया, कम कर दिया, मतलब क्या हो गया, तुम्हारे अंदर एनर्जी आ गई। अब अगर एनर्जी आ गई रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में, तो अब तुम्हें बहुत ही थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, मतलब तुम्हें अब आगे का काम करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी तो मैंने एनर्जाइज्ड हूं ना। ठीक है, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, तो इसलिए जब भी कैटलिस्ट ऐड होता है एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, मतलब कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, समझ गए इतना। तो यहां पर क्या फर्क पड़ा,
ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीजेस, क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। ठीक है, गिब्स एनर्जी का क्या होता है तो वो देख लो। देखो गिब्स एनर्जी क्या होती है, गिब्स एनर्जी जिसको अपन डेल जी से शो करते हैं, गिब्स एनर्जी पर कैटलिस्ट जोड़ दो कोई फर्क नहीं आता, तो यहां पे लिखोगे नो चेंज, नो चेंज। अब अगर वो स्पेसिफिक पूछ लेता, स्पॉन्टेनियस में होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस में होता है, ठीक है, तब बात अलग होती। ठीक है, एक चीज और देख लो, अगर दो तो देख ही लिया अपन ने, एक चीज और देख लो, एक होता है अगर वो पूछ लेता तुमसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, बताओ इसमें कुछ चेंज आता या नहीं आता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, जब कोई रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, रिवर्सिबल बना रहा है, वो आगे भी जा सकता है पीछे भी आ सकता है प्रोडक्ट, ठीक है, तो इसमें क्या फर्क आएगा, इस साइन में क्या फर्क आएगा, या क्या वो बैकवर्ड ही देता रहेगा या फिर वो फॉरवर्ड ही देता रहेगा। ठीक है, देखो तो यहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज, क्योंकि कैटलिस्ट का काम क्या होता है, जितना वो रिएक्टेंट को बढ़ाता है उतना ही वो प्रोडक्ट को भी बढ़ाता है, जिसके कारण क्या होता है, तो साइन तो चेंज ही नहीं हो रहा ना, वैसे ही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भी नो चेंज आता है। इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4, सिंपल डायरेक्ट लिखना है इसको। ठीक है, आउट ऑफ दिस कंपाउंड एंड दिस कंपाउंड विच इज एन एग्जांपल ऑफ अलाइलिक हैलाइड। ठीक है, ये भी एक नंबर में पूछा था। तो अलाइलिक क्या होता है बेटा, एक बॉन्ड जोड़ा, एक कंपाउंड जोड़ा हो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप, एक बॉन्ड उसके बाजू में हो, फिर डबल बॉन्ड हो, यही होता है। ठीक है, मतलब कि अलाइलिक में अगर ऐसे बोलूं, यहाँ पे हेलोजन दिया हुआ है तो ठीक है, ये हेलोजन, ठीक है, इसका बॉन्ड मान लो ये कार्बन से जुड़ा है, ये वाले कार्बन से, उसके बाद सिंगल है और फिर डबल आना चाहिए। ठीक है, फिर देखो क्या आ रहा है तुम्हारा, डबल बॉन्ड। तो इस सिस्टम को क्या बोलते हैं हम, अलाइलिक सिस्टम। लेकिन अगर हम इसमें बात करें तो ये जो हेलोजन है डायरेक्ट किससे जुड़ा है, डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो इसको अपन अलाइलिक नहीं बोलते। कैसा बोल रहा हूं मैं, देखो क्या हो तुम्हारा, ग्रुप हो एक, ठीक है, ग्रुप, फिर हो सिंगल बॉन्ड, और फिर हो तुम्हारा डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जैसे इसमें देखो हेलोजन है, फिर सिंगल बॉन्ड है, और फिर तुम्हारा कौन सा है, कार्बन से, फिर है डबल बॉन्ड, ऐसा। ठीक है, तो इस सिस्टम को क्या बोलते हो तुम, अलाइलिक सिस्टम। तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, ये वाला। तो क्या लिख के आओगे, सिर्फ दिस वाला कंपाउंड इज अलाइलिक कंपाउंड, ऐसा, ये, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, खत्म। ये वाला जो कंपाउंड है वो अलाइलिक है। सिर्फ तुम्हें तो ऐसे लिखना है। आंसर कैसे लिखोगे, आंसर 1 नंबर का है ना, तो तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आंसर ऐसे लिख देना, बस खत्म। ऐसा अगर यहाँ पे लगा दिया तो मैं एक्स लिख दूंगा, उल्टा कर दोगे सेम हो जाएगा। ठीक है, बस तुम्हें ये बनाना है सीधे। आगे चलें, अब 1 नंबर को था, ज्यादा मत लिखना। देखो ये थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिटी। ठीक है, तो बेटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, एसिडिटी कब बढ़ती है, कब बढ़ेगी एसिडिटी, मतलब कि जब H+ आयन क्या हो, इजीली डोनेट हो जाए, इजीली क्या दे दे, वो डोनेट कर दे। ठीक है, या फिर इसका और अच्छे से तरीका, इसका जो अनायन बनेगा, एनायन बनेगा, वो क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। अब अनायन को स्टेबल कौन कर सकता है, क्या तुम्हारा +I कर सकता है या तुम्हारा -I कर सकता है, समझ जाओ। माइनस मतलब लेगा, प्लस मतलब देगा, समझ गए। ठीक है, तो अगर अनायन है, एनायन के पास क्या होता है, माइनस चार्ज ज्यादा होता है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, और अगर उसे और इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया तो उसे वो कर देगा अनस्टेबल, अनस्टेबल हर जगह इसी लॉजिक से देखो, अनस्टेबल। ठीक है, और यहां पर देखो -I है, -I क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, खींचने वाला है, तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल, -I क्या करेगा, स्टेबल करेगा, खत्म। ठीक है, तो बस ये ऑर्डर यहाँ पे लगा दो। क्या क्या है तुम्हारा, देखो पैराक्रिसॉल, पैरानाइट्रो, फिनॉल और फिर फिनॉल। स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। तो देखो पैराक्रिसॉल, पैरा पे है क्रिसॉल, क्रे से याद रखना मिथाइल, ठीक है, CH3, ये अगर यहाँ पे जोड़ा है तो पैरा पे जोड़ दो, NO, तुम्हारा क्या है यहाँ पे पैराक्रिसॉल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा OH, NaO2 नहीं आएगा। ठीक है, ये OH हो जाएगा, हर जगह डबल बॉन्ड लगा दो, वो भी नहीं लगाना तो बीच में गोला लगा दो, क्लियर। अब देखो पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रो, सबसे पहले फिनॉल बना दो, फिनॉल। ठीक है, फिर अगर मैंने फिनॉल बनाया तो यहाँ गोला चाहिए। ठीक, यहाँ पे NO2 जोड़ दिया मैंने, देखो ऐसा। ठीक है, यहाँ पे है फिनॉल, फिनॉल है सिर्फ, तो यहाँ पे कोई दूसरा ग्रुप नहीं होगा सिवाय OH के, यहाँ पे O लगा दिया। अब जरा बताओ इसके अकॉर्डिंग
कि कौन सा ज्यादा एसिडिक होना चाहिए। ठीक है, मैं ग्रुप के नाम लिख दे रहा हूं, ये तुम्हारा नाइट्रो है, ये मिथाइल है। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या होगी, ध्यान दो, ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप होता है, -I। ये वाला जो ग्रुप है ये कौन सा ग्रुप होता है, +I। क्यों, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण, H के कारण, H दे देता है वो। क्लियर हुआ। तो देखो सबसे ज्यादा फिर एसिडिटी किसकी होगी, यहां पर तो कुछ नहीं है, ना कोई देने वाला है ना कोई लेने वाला है, तो इसकी तो बात अभी छोड़ो, यहां पे बात करो। यहां पर लेने वाला है इससे, ठीक है, तो इसका जो अनायन बनेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होना चाहिए, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल ये लिखा सबसे ज्यादा। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर कोई नहीं है, ना खींचने वाला ना देने वाला, लेकिन यहां पर तो देने वाला है, तो ये काम बिगाड़ रहा है, ये काम ना तो बना रहा है ना तो बिगाड़ रहा है। ठीक है, तो किसको लिखोगे, फिर फिनॉल को लिखोगे तुम, फिर लिखेंगे हम फिनॉल। फिर सबसे लास्ट में क्या आएगा, काम बिगाड़ने वाला कौन, +I। तो यहां पे लिखो पैरा क्रिसॉल, क्रिसॉल, खत्म, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, ये ऑर्डर लिखा अपन ने। उसके बाद अब पूछ रहा है राइट द मैकेनिज्म यूजिंग कर्व एरो नोटेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, इसके बारे में इतना लिख लिया तुमने। ठीक है, फिर अपन आगे चलते, लिख लो एक बार, देखो आगे आ गए, उतना लिख लिया होगा तुमने। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, यहां पर ध्यान दो, यहां पे किससे रिएक्शन कर रहा है वो, H3O+, क्या है बनाएगा, H। ठीक है, यहां पर एक ऑक्सीजन होगा, यहां एक हाइड्रोजन होगा, एक हाइड्रोजन और होगा इधर। ठीक है, ऑक्सीजन कभी भी 2 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा प्लस चार्ज। ठीक है, जैसे ही ये प्लस चार्ज आया, एरो को मैं अलग कलर से बताता हूं, देखो जैसे ही ये प्लस चार्ज आएगा, ये जो इन है ये इस पे अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ही इस पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन देके भाग जाएगा इसके पास। ठीक है, तो देखो अपना पहले इसने लोन पेयर शेयर करके हाइड्रोजन को बॉन्डेड किया था, अब उसका जो बॉन्ड है जो वापस आ गया, तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये बन जाएगा, ये तो जैसे का तैसा है, ये क्या बना, CH2। ठीक है, हाइड्रोजन आया इसके ऊपर, सिंगल बॉन्ड हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है, तो ये हो जाएगा CH3। जब ये बॉन्ड टूट गया तो इसके पास तो कमी है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज। ठीक है, क्योंकि बॉन्ड टूट गया है, बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई इस साइड। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है, चलो अब देखो क्या बचा, प्लस। ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड इसको देखे गया। ठीक है, एक तो उसके पास ऑलरेडी खाली था, देखो क्या बन जाएगा, O, ये एक H, ये एक H, ऐसा 2 लोन पेयर आ गए इसके पास वापस। ठीक है, इसने कहीं से कोई होगा एसिडिक, मान लो ऐसा आज H+ घूम रहा होगा, इसने इसको शेयर किया था, तब जाके तुम्हारा क्या बना था, H3O+। ठीक है, उस पर ध्यान मत दो, ये तुम्हारा कार्बो नोटेशन हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखोगे H2O, ऐसा बन गया, यहाँ ऐसा लिख दो या ऐसे लिख दो, बात दोनों सेम है, कब मगर तुम्हें ऐसे ही बताना है। यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस पे अटैक किया, फिर हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके भाग गया उधर। ठीक है, तो ये बन गया तुम्हारा कर्व नोटेशन, और तुम्हारे आ गए 2 नंबर, बस इतना ही लिखना है। 2 नंबर में ज्यादा भी मत लिखो, कि फिर जो तुम्हारा एग्जामिनर चेक कर रहा है ना, कह रहा 2 नंबर में इतना सारा लिख रहा है, वो नंबर काट दे, उनका भरोसा नहीं होता। ठीक है, चलो आगे देखो, ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है तुम्हारा, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स व्हेन ब्यूटेन-2-ऑल रिएक्ट्स विथ ये वाले इतने सारे कंपाउंड, मतलब 2 तो हैं ही। ठीक है, तो यहाँ पे देखो चीजें क्या है, यहाँ पर ब्यूटेन-2-ऑल बना दो सबसे पहले, तो 1 2 3 ये 4 बन गए। ठीक है, और वो बोल रहा है 2 पे ऑल, यहां से काउंटिंग कर लो, यहां से काउंटिंग कर लो, कहीं से भी कर लो। दूसरा कौन सा पड़ रहा है कार्बन, यही वाला पड़ रहा है, यहां से ये वाला पड़ रहा है, जहां मर्जी है तुम अपने हिसाब से लगा लो। ठीक है, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, देखो ये OH मैंने इधर लगा दिया, ऑल मतलब OH, एल्कोहल ऑल, समझ गए थे ना। ठीक है, अब बाकी की वैलेंसी को सेटिस्फाई करो, एक बॉन्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे लग जाएगा CH3, कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, तो लगा दो 2, तो 2 और 2 4 हो गए। ठीक है, अब देखो 1 2 3, एक हाइड्रोजन लगा दिया, 4 बॉन्ड हो गए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे कितने लगेंगे, 3, क्योंकि बॉन्ड 1 है, कार्बन की वैलेंसी 4 लगा दिया मैंने इसको। क्लियर हुआ। अब इसने बोला है 2 रिएक्शन करानी है, एक CrO3 के साथ और एक SOCl2 के साथ। तो ठीक है, सबसे पहले सुन लो अब। ठीक है, अगर मैं एक रिएक्शन करा रहा हूं CrO3, ठीक है, और एक रिएक्शन मैं यहीं पर लिख रहा हूं कौन सा, SOCl2 के साथ, कृपया करके आप ऐसा एग्जाम में ना करके आए। ठीक है, आप अलग अलग लिखें, एक फिर अलग से और फिर एक ऐसा लिखे और फिर दूसरा प्रोडक्ट SOCl2 के साथ बनाना। ठीक है, ऐसे मत बना के आना, मैं बस बता रहा हूं इधर। क्लियर हो गया ना इतना। तो देखो जैसे ही मैं इसकी बात करता हूं CrO3, ये क्या करेगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, सुनो मैंने बहुत अच्छे से बताए हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अपन ने बात करी थी, कौन कौन से थे तुम्हारे, CrO3 प्लस H2SO4। वो कहाँ पे छोड़ता था, अगर तुम्हारा कोई भी बॉन्ड है, मतलब तुम्हारा कोई भी अल्कोहल है, वो कार्बोक्सिलिक पे आके छोड़ता था। ठीक है, बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने उसके बारे में। चलो देखो, अगर CrO3 है, ऑक्सीडेशन कराएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या कर देगा, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा भाई। ठीक है, तो बना दो CH3। ठीक है, ये CH2, क्लियर है। यहां पे क्या है तुम्हारा, ये CH है, तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और यहां पे एक CH3 ऐसा है, CH3, खत्म। देखो ये बन गया तुम्हारा। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे देखो SOCl2, सबसे अच्छी प्रोसेस क्लोरीन को जोड़ने की, सबसे अच्छा रिएजेंट कौन सा होता है, SOCl2। क्या करना है, OH को हटाना, Cl को लगाना, पूरा आंसर आ गया। देखो क्या बनेगा, CH3 CH2, ये C, यहां पर Cl, यहां पे एक H है, यहां पे CH2, खत्म। क्या हुआ, यहां पे देखो ये OH था, यहां पे क्या बन गया, Cl, और जब मैंने ऑक्सीडेशन कराया तो यहां पे क्या बन गया, देखो डबल बॉन्ड O, खत्म। कोई दिक्कत ही नहीं ना, सीधे सीधे तो बना दिया। ठीक है, ये सबसे अच्छी प्रोसेस होती है, इसको हम क्लोरीनेशन में हर जगह यूज कर सकते हो, क्लोरीनेशन में हर जगह यूज कर सकते हो SOCl2 को। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अगर Cl2F ही लिख देता, कुछ भी लिख देता तो बात अलग हो जाती, करते हम वही, लेकिन यहां पर सबसे अच्छी प्रोसेस अपन इसको मानते हैं। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो तुम्हारे हट चुके हैं सिलेबस से। ठीक है, ये वाला शायद, ये वाला भी हट चुका है, लेकिन क्योंकि एकदम स्पेसिफिक तो नहीं दिखाया अभी तक कि बैटरी हटाया, नहीं दिखाया। ठीक है, वो बैटरी से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द सेल विच इज जनरली यूज्ड इन हियरिंग एड्स। ठीक है, तो सुनो, ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। वो वाला सेल कौन सा सेल होता है, मरकरी जो सेल होता है, मरकरी जो सेल है वो यूज होता है तुम्हारा किस चीज के लिए, हियरिंग के लिए, हियरिंग एड्स के लिए, या फिर हियरिंग एड्स। ठीक है, एक होता है तुम्हारा क्या, यहां पर अगर तुम्हें वॉचेस में यूज करना है, वॉचेस में यूज करना है तब। ठीक है, और अगर तुम्हें लो करंट कैपेसिटी वाली चीजों को यूज करना है, ठीक है, तब तुम इसका यूज करते हो। ठीक है, जिसमें अगर मैं बात करूं तो उसका जो एनोड है, ठीक है, वो बना होता है तुम्हारा Zn मरकरी से। ठीक है, अमलगम ऐसा। ठीक है, यहां पे एक कैथोड है, जो कैथोड है वो तुम्हारा बना होता है HgO प्लस तुम्हारा बना होता है वो कार्बन से। ठीक है, ज्यादा घुसने की बात नहीं है उसमें, इतना ही रिएक्शन लिखना है तुम्हें। अब रिएक्शन क्या क्या होगी तो वो बताना। ठीक है, एक एनोड पे एक कैथोड पे, तो कुछ नहीं होता, एक को एनोड पे ले जाओ, एक को कैथोड पे ले जाओ। ओवरऑल रिएक्शन बता दे रहा हूं, देखो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो क्या होती है तुम्हारी, ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है, ZnHg, ठीक है, रिएक्ट करता है तुम्हारा HgO के साथ, तब जाके तुम्हें मिलता है Zn ऑक्साइड प्लस यहाँ पे Hg का लिक्विड मिलता है, ऐसा। ठीक है, अगर तुम्हें वो पढ़ना है एथोड और कैथोड पे, मतलब एनोड और कैथोड पे, तो कुछ नहीं होता, ZnHg जो तुम्हारा है ये रिएक्शन करता है OH के साथ, तब जाके तुम्हें चीजें मिलती हैं वहां पे। एक साइड वो तुम्हें CO2 वगैरह तुम्हें मिल जाएगा बाहर। ठीक है, मतलब तुम्हें H2 निकल जाएगा, और जो कि तुम्हारा जिंक ऑक्साइड है वो बाहर मिल जाएगा। इतना क्लियर हुआ। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं HgO की, तो वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है, तो HgO तुम्हें अलग मिल जाता है। ठीक है, तो वो तुम्हारा कैथोड पे होता है। ठीक, ये वाला रिएक्शन ज्यादा खास अभी तक उनने स्पेसिफिक तो मैंने देखा नहीं है, इसलिए अपन ने इसको ऐसे ओवरऑल में पढ़ लिया है। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो चलो अब आगे चलते हैं। देखो 10th क्वेश्चन क्या है तुम्हारा, 10th क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग IUPAC नॉर्म्स राइट दी फॉर्मूलेज फॉर दी फॉलोइंग। ठीक है, 2 नंबर का, हर जो तुम्हारा 2 है, एक एक नंबर के दोनों हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छे से तुम्हें शुभम सर ने पढ़ाया होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, NCERT सॉल्यूशन में भी बहुत अच्छे से बताया होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे क्या है, सोडियम डाइसाइनाइडो ऑरेट। ऑरेट किसका होता है तुम्हारा, इसको अपन किस में बोलते हैं, ऑरेट मतलब गोल्ड, मतलब AU। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं सोडियम अंदर होगा या बाहर होगा। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ तुम्हारा ऐसा नहीं दिखा है मेटल, तो ये होगा तुम्हारा AU। हमेशा राइट है तुम्हारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड पे, जो ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड साइड होगा उसको लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे बाहर आएगा तुम्हारा Na, ब्रैकेट के अंदर आ गया AU, डाइसाइनाइडो लगा दो, डाइसाइनाइडो मतलब क्या होगा, CN होल ट्वाइस, खत्म। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत, अगर तुम्हें एकदम उसको क्रॉस चेक करना है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, यहाँ पे 1 दिया है तो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1। ठीक है, +1 और -2 जब उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1। ये देखो ना, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +1। ठीक है, बीच में तुम्हारा x है, तो जब उस साइड लेके जाओगे दोनों को इज इक्वल टू 0 है ना, तो x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा,
ये हो जाएगा -1, इस साइड आएगा तो +1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा गोल्ड का हो गया। क्लियर है, चलो पहला तो तुम्हारा ये हो गया कि NaAuCN ट्वाइस, तो इसी को क्या बोलते हैं तुम, क्या देखो सोडियम डाइसाइनाइडोऑरेट, खत्म है। ठीक है, सेंट्रल मेटल को क्या लिखते हैं, लास्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ लिखते हैं। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो टेट्राअमाइन, ठीक है, यहाँ पे मतलब क्या है, 4 बार है अमाइन। क्लियर हो गया। क्लोरिडो, यहाँ पे क्या है देखो, क्लोराइडो। ठीक है, नाइट्रीटो, मतलब क्या है तुम्हारा, देखो कितने सारे ग्रुप हो गए, टेट्राअमाइन, क्लोराइडो, नाइट्रीटो, एन फिर तुम्हारा क्या है, प्लेटिनियम सल्फेट। सल्फेट क्या होगा, बाहर होगा, सल्फेट क्या होगा, राइट, तुम्हारा एकदम राइट हैंड साइड होगा, इस साइड होगा। क्लियर है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट बना लो ऐसा, ये बना ब्रैकेट, अगर सल्फेट अंदर होता तो ये भी इस साइड लिखा होता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सल्फेट है, सल्फेट है मतलब ऑक्सीजन ज्यादा है, तो क्या हो गया O4। सल्फाइट होता तो क्या हो जाता, SO3। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। क्या होता, चलो वो भी देख लो, सल्फाइट मतलब SO3 और सल्फेट मतलब SO4, 2- ये भी 2- होता है। क्लियर है इतना। आगे चलें, चलो देखो, सबसे पहला बोला है टेट्राअमाइन। टेट्राअमाइन मतलब क्या होगा, किसको बोलते हो अमाइन, जब तुम्हारा अमोनियम टाइप अमोनिया हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NH3, 4 बार टेट्रा लिखा है। क्लियर है। यहाँ पे देखो क्लोराइडो, क्लोराइड मतलब क्लोरीन होगा, चलो लिखो तो यहाँ पे क्लोरीन। और फिर तुम्हारा कौन सा है, फिर है तुम्हारा देखो नाइट्रीटो, तो नाइट्रीटो में क्या लिखोगे, NO2। ठीक है, लास्ट में तुम्हारा क्या आएगा, PT, ये होगा सेंट्रल मेटल। इसको ऑर्डर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, PT। ठीक है, ये लिखा PT तुमने, फिर लिख दो तुम वही Cl, NH3 4 NO2, खत्म, ब्रैकेट लगाओ इधर और SO4 लिख दो। क्रॉस चेक करना है तो प्लेटिनियम की 4 आनी चाहिए। ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, ये तुम्हारा -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे कितने होगा, -2, और इसका कितना होता है स्टेट, -2 होता है, -2 4, उस साइड जाएगा तो +4, तो क्या आ गया देखो 4 आ गया, खत्म, तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आंसर में सिर्फ तुम्हें इतना ही लिखना है, ये एक आंसर तुम्हारा किसका, बी का। ठीक है, और एक ये आंसर तुम्हारा किसका, ए का। आंसर है तुम्हारा ए। क्लियर है, इतना समझाने की बात नहीं है, सीधे आंसर लिखो, उसके नीचे आंसर मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। क्लियर है, आगे चलते हैं। देखो अब है तुम्हारा कौन सा, 12th क्वेश्चन, 3 नंबर में पूछा था, 3 नंबर में। ठीक है, तो एक आधा इसका, एक आधा इसका। क्लियर है, देखो यहाँ पे तुम्हें अब पूछा है दी Fe3+2 क्या है, दी सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2Fe, तो लिख लेते हैं इसको 2Fe3+। ठीक है, किसमें है ये, एक्वस फेस में। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या है फिर 2 आयोडीन के आयन है, वो भी एक्वस फेस में है। ठीक है, ये भी ठीक है, जो कि दे रहा है तुम्हारा क्या, 2Fe, जो दे रहा है तुम्हारा 2+, मतलब क्या हो गया, इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, मतलब रिडक्शन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कम हो रहा है प्लस चार्ज। ठीक है, ये हो गया एक्वस। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो गया I2। ठीक है, I था माइनस, लेकिन अब I2 हो गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, दिया होगा ना, कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे कुछ दिए होंगे उसने। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो अब क्या हो गया, ये तुम्हारा बना रहा है, ये तुम्हारी पूरी रिएक्शन हो गई, सेल है तुम्हारा। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कितना हुआ, देखो 2 Fe थे, मतलब इसको टोटल गिनो, 6 चार्ज थे, अभी 4 बचे। ठीक है, यहाँ पे कितने थे, 2- था, यहाँ पे सिर्फ 2 0 बचे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का हेर फेर हो रहा है। मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, n की वैल्यू आ गई 2। n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इधर उधर हो रहे हैं। ठीक है, वही होता है। ठीक है, वैसे समझ लो। अब यहाँ पे बोल रहा है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिव्स एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ∆G इज इक्वल टू होता है -NF और तुम्हारा E सेल। ठीक है, तो E सेल तुम्हें दिया है, यहाँ पे देखो E सेल दिया है, ये E0, यहाँ पे सेल भी लिख देता हूं मैं। ठीक है, इतना क्लियर है। सारी चीजों को पुट करो, आंसर लेके आओ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ∆G इज इक्वल टू -N की वैल्यू कितनी है 2, F कितना होता है 96500, नहीं भी दिया हो तो तुम्हें पता होना चाहिए ये बात। ठीक है, देखो, ठीक है, इनटू ई सेल कितना है तुम्हारा, यहाँ पे है 0.236। ठीक है, चलो देखो, जब इसको कैलकुलेट करोगे ∆G तो इक्वल टू आएगा 45538। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा, जो कि आएगा तुम्हारा जूल में। ठीक है, जूल मोल में आएगा। जब इसको तुम कन्वर्ट करोगे केजी में, तो क्या करना है, 1000 से डिवाइड कर दो, तो क्या जाएगा, देखो ∆G इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 45। ठीक है, 1000 से डिवाइड करोगे 1 2 3, तो 0.538 kJ मोल इनवर्स या फिर मोल। क्लियर है, तो ये तुम्हारा आंसर होगा किसका, गिब्स फ्री एनर्जी का। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। ठीक है, तो चलो ये तुम्हारे आ गए, एक और आधे नंबर तुम्हारे यहाँ पे पूरे हो गए।
ठीक है, चलो अब देखते हैं अपन बी वाला पार्ट। ठीक है, बी वाला पार्ट देखना है, उन सब में माइनस लगाना तुम। ठीक है, माइनस आएगा तुम्हारा लास्ट में, क्योंकि माइनस एन था ना। ठीक है, तो वहां पे लगा लेना। ठीक है, क्या आएगा तुम्हारा, वो माइनस एन था तुम्हारा, आ जाएगा 45.548 ऐसा कुछ आएगा। क्लियर है, 548 आएगा वो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो तुम्हारा कौन सा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स फ्लो थ्रू अ मेटालिक वायर इफ अ करंट 0.5 एम्पियर इज पास फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, Q इज इक्वल टू आई टी, यही लगेगा। Q इज इक्वल टू आई टी, क्योंकि तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो कितना चार्ज आएगा, तो Q वाला आएगा। चलो ठीक है, अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है तुम्हारा करंट, 0.5 इंटू 2 घंटे के लिए हो रहा है, लेकिन हम घंटे के हिसाब से निकालते कहाँ, हम सेकंड के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 2 इंटू 60 इंटू 60। तो देखो ये क्या है, हाफ का इंटू 2 में हो रहा है, मतलब 2 बार हाफ जोड़ोगे तो 1 ही आएगा ना। ठीक है, तो कितना आएगा ये 3600। ठीक है, 36 और 00। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, 3600 कूलम आ गया। इतना क्लियर है। ठीक है, अब देखो कुछ पता तो करना है तुम्हें, क्या, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता करना है। ठीक है, तो एक मोल के अंदर, ठीक है, तो अब कुछ रिलेशन देखो, सबसे पहले एक मोल छोड़ो। ठीक है, यहां पर अगर मैं बात करता हूं तुमसे 96500 कूलम के अंदर होता है 1 फैराडे। ठीक है, और 1 फैराडे इज इक्वल टू होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के। ठीक है, और 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर कितने पार्टिकल होते हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। क्लियर, तो अगर मैं इस रिलेशन से चलूं तो मैं ये पता निकाल सकता हूं ना कि 96500 कूलम इज इक्वल टू हो गया 6.023 इंटू 10 की पावर 23। निकाल सकता हूं, इतने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। क्लियर है, इतना समझ में आ गया पूरे रिलेशन से। ठीक है, तो अब देखो मेरे पास क्या है, 3600 कूलम है, इज इक्वल टू कितने पार्टिकल नहीं पता, x, तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आने वाला है, जरा देखो, इसको ऊपर ले जाओ, बाकी का इंटू कर दो, क्या आएगा देखो, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू यहाँ पे क्या होगा, 3600 अपॉन, ठीक है, ये आएगा नीचे, तो लिख दो 96500, कैंसिल आउट करो दोनों को। ठीक है, जब इसकी ओवरऑल वैल्यू निकालोगे तो कुछ तुम्हारा ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू आएगा तुम्हारा 2.24 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक मेटेलिक वायर के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल घूम रहे थे, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो यहां पर भी तुम्हें मिल गए 1.5 नंबर, तो टोटल मिला के होगा तुम्हारे 3 नंबर। यहाँ पे इजी था, 2 फॉर्मूला लगाने थे। कौन कौन से लगाने थे, सबसे पहले में लगाना था तुम्हें -n, ठीक है, F, और फिर तुम्हारा कौन सा, इलेक्ट्रॉन शेल वाला। ठीक है, सेकंड में तुम्हें लगाना था Q इज इक्वल टू आई टी, लेकिन आई टी हम सेकंड में लेते हैं, याद रखना। ठीक है, समझ गए। और ये वाला तुम थोड़ा सुधार लेना, तो यहाँ पे क्या है, डेल जी इज इक्वल टू आएगा -45.548 तुम्हारा वो आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो। गिव्स फ्री एनर्जी, गिव एनर्जी किस में होगी, केजे में, तो यहाँ पे आ जाएगा केजे। ठीक है, वो अपन ने जूल में निकाला था, उसमें कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर देना। क्लियर हो गया इतना। अब आगे चलते हैं। देखो 13th क्वेश्चन 3 नंबर का आया था, हर एक जो तुम्हारा पार्ट है वो 1-1 नंबर का है। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज शोन बाय कॉम्प्लेक्स दिस वाला। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, CO, यहाँ पे CO मतलब कोबाल्ट, यहाँ पे क्या है NH3 मतलब मैं इसको पेंटा क्या बोल सकता हूँ, अमाइन। ठीक है, और तुम्हारे क्या है यहाँ पे SCN, यहाँ पे थायोसाइनाइड टाइप का जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे है इसका 2+। ठीक है, तो यहां पर अगर हम गौर करें, ठीक है, अगर एम्बिडेंटेड दिख रहा है तो ज्यादातर वो कौन सा शो करते हैं बेटा, आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्यों, क्योंकि यहां पर लोन पेयर ये भी दे सकता है और तुम्हारा N भी दे सकता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल मेटल से बाउंडेड 2 चीजें हो सकती हैं, ये भी बॉन्ड बना सकता है और ये भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो देखो एक और कैसा बन सकता है तुम्हारा आइसोमर, ऐसे बनेगा, यहां पर तुम्हारा ब्रैकेट, ठीक है, फिर CO, यहां पर NH3, ये 5, और अब इस बार इससे बाउंड करा दो N, ठीक है, C और ये S, ऐसा, ये 2+, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें, कोई भी चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, तो ये वाला भी बन सकता है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, पहले तुम्हारा सल्फर दे रहा था लोन पेयर, इस बार कौन दे रहा है, तुम्हारा नाइट्रोजन दे रहा है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम बोलते हैं लिंकेज, लिंकेज
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, आइसोमेरिज्म मतलब क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो लेकिन अलग अलग तुम उसको चेंज करते, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट हो। क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो बी क्या बोल रहा है, यहां पे सिर्फ तुम्हें आखिर में लिखना है आंसर, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म ड्यू टू लिख सकते हो बॉन्डिंग ऑफ सल्फर या फिर तुम्हारा नाइट्रोजन, ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, विथ सेंटर मेटल आयन, सेंटर मेटल जरूर उसको इन्वॉल्व करना। क्लियर है? चलो देखो, Y तुम्हारा NiCl4 2- पैरामैग्नेटिक, वाइल NiCN4 2- इज अ डायमैग्नेटिक। इसके बारे में हमें बताना है, तो चलो देख लेते हैं। यहां पे तुम्हारा Ni एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक नंबर 28। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर ये अपने नॉर्मल फॉर्म में तो इसको लिखूं AR, मतलब 18 तक मैंने पहले ही लिख दिया। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा 3D8, क्या आएगा 8, फिर आएगा 4s2, ठीक है 4s2, और फिर आएगा तुम्हारा 4p0, ऐसा आएगा, ऐसा ही आएगा। ठीक है, देखो यहां पे कितना हो गया तुम्हारा 18, 18 और 8 फिर 26 और फिर 2 तुम्हारे हो गए 28। क्लियर है? अब अगर मैं बात करता हूं Ni2+ की, ये क्या होगा 2+ फॉर्म में होगा ऐसा। ठीक है, Ni2+ की मैं बात करूं, Ni2+, ठीक है, तो यहां पर सीन क्या होगा, देखो यहां से दो चीजें चली जाएंगी, मतलब यहां पे क्या होगा 3D8, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो 4s0 हो गया, 4p0 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझना ये बात, इस साइड लिगेंड पे ध्यान दो, यहां क्लोरीन है, यहां साइनाइड है। ठीक है, इसको ओपन करके अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो देखो दो चीजें लिख रहा हूं, यहां पे तुम्हारा ये बना, मैं कौन सा बना रहा हूं, डी वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होगा 2 3 4, ये 5, 1 2 3 4 5 ये हो गए। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया 4s का, और यहां पे हो गया तुम्हारा ये 4p का। क्लियर है? अब अगर ध्यान से सुनना ये बात, ठीक है, या अगर मान लो साइनाइड आ रहा है तो यहां पे फिलिंग क्या होगी 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7, और यहां पे हो जाएगा 8। ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अगर साइनाइड आ रहा है तो इसकी जो फिलिंग है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फिलिंग है वो अगेंस्ट होती है, अगेंस्ट क्या होती है, हुन्स रूल, हुन्स रूल के क्या होती है, अगेंस्ट होती है। मतलब देखो यहां पे क्या होगा, तुम अगर कायदे से देखते तो पहले कैसे भरता है, 1 1 1 1 1 ऐसे भरता है। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या होगा, देखो सारे पेयरिंग में है। ठीक है, अब जब साइनाइड आएगा तो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां देगा, यहां देगा, यहां 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 यहां, ठीक है 1 2 3 4 ऐसे बन जाएगा। ठीक है, जिसके कारण इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या होगा, DsP2। इसमें कोई दिक्कत समझने में? ठीक है, साइनाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जिसके कारण जब भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा वो क्या करेगा, वहां पे इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग है अपोजिट होगी या फिर अगेंस्ट होगी हुन्स रूल के, जिसके कारण ऐसा क्या होगा तुम्हारा DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में? नहीं ना? ठीक है, तो अब देखो क्या कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे अनपेयर्ड है? नहीं है। अनपेयर्ड अगर नहीं है तो वो क्या हो गया तुम्हारा, देखो डायमैग्नेटिक हो गया। इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, देखो ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, ये पेयर्ड, और यहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लोरीन आएगा। देखो अब मान लो तुम्हारा क्लोरीन आ रहा है, ठीक है, क्लोरीन आएगा तो ये जो बॉन्ड है इसकी फिलिंग कैसे होगी, ऐसे होगी। ठीक है, पहला एक 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 गया, उसके बाद किसकी होगी, विद द हेल्प ऑफ क्या होगी तुम्हारा, हुन्स रूल होगी। ठीक है, पहले एक 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 गया, फिर उसकी फिलिंग हुई, यहां पे आके खत्म हो जाएगी, इसके इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे देखो कितनी चीजें खाली हैं, जब क्लोरीन आएगा तो वो यहां पे अटैक करेगा, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन। ठीक है, तो यहां पे देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3, sp3 हो गई। ठीक है, अब शेप तुम बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3, और अब देखो sp3 तो है, जहां पर क्या है, देखो ये क्या दिख रहा है तुम्हें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या हो गया वो, पैरामैग्नेटिक। क्या हो गया वो, देखो यहां पे होगा तुम्हारा पैरामैग्नेटिक। क्लियर हो गया? यहां पे तो रीजन क्या लिखोगे, सबको हटा रहा हूं, क्या लिखोगे रीजन, ड्यू टू तो कौन सा तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें, तुम्हारे साइनाइड वाले में। ठीक है, साइनाइड वाले में, तो उसका पूरा का पूरा कंपाउंड लिखना तुम, Ni, ठीक है CN4 ऐसा 2-, पूरा इलेक्ट्रॉन लिखना। ठीक है,
जब इसके कारण लिखोगे ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन दिस, ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा डायमैग्नेटिक इन नेचर, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। क्लियर हो गया। वही चीज से फिर से लिखना, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन केस में तुम्हारे ये वाले में क्या होगा NiCl4 2-। सर आपने Ni2+ कैसे ले लिया था, देखो 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 2+, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें समझ में नहीं आया, देखो ये 4 माइनस में होगा, ये तुम्हारा क्या है 2- है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा ना। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 2- होगा वो, इसीलिए मैंने Ni2+ लिया, ठीक है, वो अपन ने रटा नहीं है, ठीक है। यहां पे क्या हो जाएगा 2- है तो यहां पे फिर होगा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर। और एक चीज और लिख लो, Cn जो है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है Cl- से। क्लियर है, ऐसा लिखना, इसके कारण वो हुंड रूल को अपोजिट कर देता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा होगा, एक और नंबर मिल गया। चलो अब देखो सी वाला, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रेयरली ऑब्जर्व, क्योंकि उनकी जो कौन सी एनर्जी CSE एनर्जी होती है तुम्हारी क्रिस्टल फील्ड, जो तुम्हारी एक एनर्जी होती है ना, वो कम होती है, जिसके कारण वो अपने आप को पेयर नहीं कर पाते, और अगर पेयर नहीं कर पाते तो वो क्या होते हैं तुम्हारे लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। समझ गए, उनकी एनर्जी कम होने के कारण वो क्या बनाता है तुम्हारा लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जो कि तुम्हारे क्या होते हैं बहुत ही कम ऑब्जर्व होते हैं। समझ गए ना, उनकी एनर्जी ही कम होती है तो पेयरिंग नहीं हो पाती है, इसके कारण वो तुम्हारे कम ऑब्जर्व होते हैं। समझ गए, इसका आंसर तुम्हारा नॉर्मल सा यही है। क्लियर है, ठीक है। अगर ऐसे आंसर लिखोगे तो 1+1+1 ऐसे काउंट करेगा एग्जामिनर। चलो अब आगे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। ठीक है, 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रिलेशन तुम्हें निकालना है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला। ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा, वो होता है T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। अब उसको R में लेना है तो R में ले लो, ठीक है, या फिर तुम्हें उसमें लेना है तो उसमें ले लो। ठीक है, यहाँ पे R ऊपर आएगा ये वाला डैश, ठीक है, क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन है। क्लियर हो गया इतना, ठीक है, इससे अपन निकालते हैं। तो चलो देखो, अगर मैं मान लेता हूं कि T जो है वो कितना हो गया है 20 मिनट के बाद 25% क्या हो गया है, वो डिकम्पोज हो गया है, डिकम्पोज हो चुका है। ठीक है, मतलब कि कितने परसेंट में से डिकम्पोज हुआ होगा, परसेंटेज तो 100 में से ही निकालते हो ना तुम। ठीक है, तो मतलब कि 100 पहले इनिशियल होगा, ठीक है, जब 20 मिनट हो गए तो वहां पे क्या हो गया होगा 100 माइनस 25 हो गया होगा, तो 75 उसका आ गया होगा फाइनल कंसंट्रेशन। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपन पुट कर देते हैं। चलो देखो, T मतलब कितना था 20 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ठीक है, लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन कितना था 100, ठीक है, फाइनल कितना बचा तुम्हारे पास 75, 25 माइनस हो गया। इतना क्लियर हो गया। चलो अब हम बात करते हैं T इज इक्वल टू टाइम पे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि हमें टाइम ही तो निकालना है। देखो टाइम ही तो निकालना है। T इज इक्वल टू टाइम पे मान लो 75% डिकम्पोजिशन हो चुका है, मान लेते हैं अपन, ठीक है, डिकम्पोजिशन हो चुका है, मतलब पहले कितना होगा 100 होगा, 75 हो गया, मतलब 100 माइनस 75 बचा फाइनल कंसंट्रेशन 25। तो इसको भी एक इक्वेशन बना लो। चलो तो T इज इक्वल टू हो गया तुम्हारा 2.303 अपॉन के लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन जो कि 100 था अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन जो कि बचा 25, 75 से माइनस कर दिया। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब क्या करो, इसको कट करना है, यहीं से कट कर दो, ठीक है, वरना अपन आगे चलते हैं। इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है। चलो देखो, अब अगर मैं क्या करूं, इक्वेशन नंबर 1 को 2 से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन 20/k, ठीक है, 20/t तुम्हारा 20/t इज इक्वल टू जाएगा 2.303, ठीक है, अपॉन के, इसके अपॉन में 2.303 अपॉन के, इसका अपॉन दोनों का, ठीक है, फिर लॉग 100 अपॉन तुम्हारा क्या 75, ठीक है, इसको भी लिख लो लॉग, फिर क्या बचा तुम्हारा, इसको डायरेक्ट लिख दूं मैं, इसको कट करके 4, तो ठीक है, log 4। क्लियर हो गया, इन सब को कट करो,
ऐसे कट किया, क्या बचा देखो 20/T इज इक्वल टू बचा तुम्हारा log 100/75 log 4, इतना बचा। ठीक है, तो फाइनल इक्वेशन में ये लिख रहा हूं, देखो देखो क्या बचा, log तुम्हारा क्या बचा, log यहां पे बचा 100/75, ठीक है, अपॉन में था log 4, यही था। ठीक है, और यहां पे क्या था तुम्हारा 20/T, कुछ चेंज किया क्या मैंने, कोई चेंज नहीं किया। इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा 20/T, अब इसको मैं जैसे के तैसे लिख रहा हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो यहां पे इसको 4 टाइम, इसको 3 टाइम 25 से कट कर दिया, और log हमें पता है log m/n इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n। ठीक है, तो यहां पे क्या है तुम्हारा 4/3, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 4 माइनस log 3 टोटल अपॉन क्या है तुम्हारा log की पावर 4, log 4 लिख दिया। ठीक है, अब देखो गिवन क्या क्या है तुम्हें, log 4 गिवन है, log 3 गिवन है, log 2 गिवन है। ठीक है, तो अब तुम्हें log 2 में कैसे लिखोगे तुम, वो अपन चलो देख लेते हैं। यहां पे देखो, अगर 20/T इज इक्वल टू, मैं इसको कैसे लिखूं 0.6021 माइनस 0.4771 अपॉन, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं log 4 को ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2। ठीक है, और अगर log a की पावर n है तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं n log 2। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं देखो 2, ठीक है, log 2 आएगा उधर। ठीक है, तो इंटू log 2 की वैल्यू कितनी तुम्हारी 0.03010। जब यहां से t की वैल्यू निकालोगे तो कुछ 96 कुछ मिनट आएगा तुम्हारा, 96 पॉइंट कुछ मिनट आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसको निकाल लेना। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारे इतनी इजी कैलकुलेशन थी। क्या क्या चीजें लगी, बस दोनों को अपॉन में लो। सर आपने इसको डिवाइड ही क्यों किया, ठीक है, ये दिमाग में आया होगा, तो क्यों किया बेटा, देखो यहाँ पे, क्योंकि तुम्हारा जो मेन फॉर्मूला है वो क्या होता है, t इज इक्वल टू 2.303 अपॉन के log इनिशियल अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ऐसे लिख रहा हूं इस बार। सुनो, हमारे पास k की वैल्यू नहीं थी, ठीक है, अगर हम डिवाइड नहीं करते तो हम फंस जाते। ठीक है, इसलिए अपन ने क्या किया, k की वैल्यू को हटाने के लिए उससे अपन ने क्या कर दिया, उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, वैसे थोड़ा सोचो तो समझ में बहुत इजी है, तुम पूरे रिएक्शन कर सकते हो, तुम्हारा पूरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। और डिवाइड करने से t की वैल्यू हमें मिल ही रही थी, इसलिए अपन ने इसको डिवाइड किया। इतना समझ में आ गया। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहना, और कैलकुलेशन जो मैं करा रहा हूं तुम भी एक बार क्रॉस चेक करते रहा करो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा 16th क्वेश्चन बोला 3 नंबर में पूछा गया था। ठीक है, क्या कहते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो, द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन टू यू, ये सारे कंपाउंड दिए हुए हैं तुम्हें। ठीक है, उसमें सबसे पहले ए वाला पार्ट बोल रहा है, राइट द कंपाउंड विच द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, ये क्या बनाएगा, कंप्लीट इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन मतलब उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि अगर वहां पर क्या प्रेजेंट हो, उस तरह हिंड्रेंस प्रेजेंट हो। ठीक है, उसको कोई भी बल्कि ग्रुप वहां पे नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें बताना है। सबसे पहले तो हम इन जो तुम्हें कंपाउंड लिखे हैं इनको ओपन करके लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 2-ब्रोमोपेंटेन। 2-ब्रोमोपेंटेन, तो किसकी चेन बनाएंगे, सबसे पहले हम 1 2 3 4 ये 5। अगर मैं यहां से काउंट करूं तो ब्रोमो सेकंड पे यहां पे आएगा, बाकी के CH3 यहां पे लगा दो, ये H यहाँ पे एक H, यहाँ पर एक H इधर H, यहाँ पे अपन ने इसको बैलेंस कर दिया। क्लियर है। ठीक है, बाकी का बनाओ 2-ब्रोमो मिथाइल ब्यूटेन। चलो बनाओ, यहाँ पे क्या है तुम्हारा ब्यूटेन, तो 4 नंबर की आएगी, 1 2 3 ये 4। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, 2 पे है ब्रोमो और 2 पे है मिथाइल, तो लगा दो, यहीं पर है तुम्हारा ब्रोमीन, यहीं पर है तुम्हारा मिथाइल। ठीक है, बाकी के बैलेंस कर दो, CH3 यहाँ पे मैं इसको H यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CH3 नॉर्मल। ठीक है, देखो अब बचा तुम्हारा कौन सा, 1-ब्रोमोपेंटेन, मतलब 5 की सीधी सीधी चेन है, 1 2 3 4 ये 5। ठीक है, होगा 3 2 5, यहाँ पे क्या तुम्हारा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, खत्म। बाकी के बैलेंस कर लेना। अब उसको यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगाना, बाकी सब पे 2 हाइड्रोजन लगाना। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब वो बोल रहा है कि तुम्हें क्या करना है, SN2 वाला बताना है। बताओ सबसे कम कौन सा हैलाइड है जहां पर सबसे कम हिंड्रेंस है। यहां पे देखो, यहां पर अगर हम इस हैलाइड की बात करें, ठीक है, ये S से जुड़ा हुआ है CH3, यहां से CH2। ठीक है, मतलब यहां पर क्या हिंड्रेंस तो है, मतलब ये वाला कौन सा है तुम्हारा, ये है तुम्हारा सेकेंडरी हैलाइड। ठीक है, अब यहां पे आ जाओ, यहां पर तुम्हारा कौन सा, देखो ये वाला जो ब्रोमीन जुड़ा हुआ है
इस वाले कार्बन से 3 अलग कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये कौन सा होगा तुम्हारा टर्शरी हैलाइड, टर्शरी हैलाइड, ठीक है, इतना आगे समझ में। चलो देखो ये वाला कौन सा है तुम्हारा प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड। तो भाई SN2 का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे पहले अल्काइल हैलाइड, फिर तुम्हारा प्राइमरी, ठीक है, सबसे पहला तुम्हारा रिएक्टिविटी होगी प्राइमरी की, फिर सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, यही होगा ऑर्डर, यही होने वाला है। क्योंकि भाई पहले वाले पे हिंड्रेंस काफी कम होगा तो वो इन्वर्सन मतलब पीछे से आके अटैक कर सकता है, लेकिन इसमें नहीं कर सकता। तो आंसर क्या होने वाला है तुम्हारा, यहां पर आंसर होगा तुम्हारा 1 ब्रोमोपेंटेन पहले वाले का। मतलब SN2 के लिए सबसे अच्छे से कौन सा रिएक्ट करेगा, 1 ब्रोमोपेंटेन, क्योंकि वो प्राइमरी हैलाइड है। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। चलो देखो अब सेकंड वाला बोल रहा है राइट द कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब कायरल, कायरल मतलब कि वो वाला कार्बन जिससे 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हों, ठीक है, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं सबसे पहले इसकी, ठीक है, तो यहां पर देखो ये ब्रोमीन, ठीक है, ये ब्रोमीन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर C, यहां पर CH3, ठीक है, ऐसा, और यहां पर एक अलग ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब यहां पे बात करो, ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, 2 CH3 सेम पड़ गए, 2 CH3 सेम पड़ गए, तो यहां पे ये तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव। यहां पे बात करो, यहां पे क्या है, देखो ये H, ये H, अगर मैं इसको थोड़ा ओपन करके लिखूं, देखो कैसे लिख सकता हूं, यहां पर ये एक H है, ये एक H है, ठीक है, यहां पर Br जुड़ा हुआ है, यहां पे तुम्हारी पूरी चेन है, ठीक है, कितने नंबर की, 4 की चेन है, ठीक है, 4 की तुम्हारी चेन जुड़ी हुई है। तो सुनो अब यहां पर क्या होगा, यहां पर ये हाइड्रोजन सेम है, तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ये वाला नहीं होगा। तो आंसर तुम्हारा क्या होना चाहिए, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये वाला चेन पूरी अलग है, दिख रही है, यहां पे क्या है, देखो 3 C3 ऐसा, C3 हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 और 2 7 H7, ठीक है, C यहां पर Br जुड़ा हुआ है, यहां एक ही कार्बन वाला है, और यहां पे क्या है तुम्हारा हाइड्रोजन। तो देखो 4 अलग अलग ग्रुप हैं, 4 अलग अलग ग्रुप है, तो ये वाला कार्बन कौन सा हो जाएगा, कायरल कार्बन, जिसको अपन शो करते हैं एस्टेरिक मार्क से, ठीक है। तो तुम्हारा आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला कौन सा, 1 ब्रोमो, और उसके ऊपर क्या है तुम्हारा 2 ब्रोमो, तुम्हारा आंसर होगा ये वाला 2 ब्रोमो पेंटेन, ठीक है, 2 ब्रोमो पेंटेन, मतलब ये तुम्हारा कौन सा होगा, कायरल कंपाउंड होगा, और वही होगा तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है। ये देखो 2 पे है ब्रोमो, बाकी 1 2 3 4 5 पेंटेन। क्लियर है, देखो राइट द कंपाउंड, सी वाला बोल रहा है राइट द कंपाउंड विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन। तो उसको थोड़ा अब अपन इसको हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि समझना है अच्छे से। सुनो देखो क्या बोला है उसने, बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन है यहां पर, मतलब यहां पे क्या होने वाला है, 2 चीजें निकलेंगी, एक तुम्हारा हेलोजन, एक तुम्हारा हाइड्रोजन, ठीक है, एक तुम्हारा हेलोजन, एक तुम्हारा हाइड्रोजन, मतलब तुम्हारा आएगा डबल बॉन्ड, आएगा तुम्हारा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वहां पे ज्यादा स्टेबल होता है जहां पर सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट डबल बॉन्ड से जुड़े हों, ठीक है, यही सेटजेफ बोलता है हमारा, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए उसके बाद, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे क्या है तुम्हारा 2 ब्रोमोपेंटेन, बना लो 1 2 3 4 ये 5, ठीक है, ये होगा 5। यहाँ पे क्या है तुम्हारा ब्रोमीन, तो अगर यहां से जाएगा ये तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, अगर यहां से लेके जाओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ये इसको ऐसे डब्बा बनाओ, यहां से जुड़ा हुआ है एक, और यहां से जुड़ा है तुम्हारा एक कंपाउंड, ठीक है, कितने सब्स्टिट्यूटेड है, डायरेक्ट अटैच तुम्हारा एक कार्बन है, यहां पर एक कार्बन है, मतलब यहां पे सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूटेड हैं, किससे, तुम्हारे अल्कीन से। चलो यहां पे बात करो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन की, 1 2 3 4, ठीक है, ये होगा 4। यहां पे तुम्हारा CH3 है, यहां पे तुम्हारा Br है। अगर मैं क्या करूं, यहां से एक को निकाल दूं, यहां से एक को निकाल दूं, ध्यान से समझना, मतलब क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल दूं, यहां से Br हटा दूं, तो यहां पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। अब क्या करना है, सब डबल बॉन्ड को ऐसे तुम्हें डब्बा बनाना है। अब देखो कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हैं, एक तो तुम्हारा ये वाला कार्बन जुड़ा हुआ है डायरेक्ट, एक तुम्हारा ये वाला कार्बन जुड़ा है, एक तुम्हारा ये वाला कार्बन जुड़ा है, मतलब 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। यहां पर कितने थे, 2 कार्बन जुड़े हुए थे डायरेक्टली अटैच, जिसको अपन सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं, मतलब कितना सब्स्टिट्यूटेड है वो है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब तुम्हारा 1 ब्रोमो है, तो मतलब उससे तो एक ही कार्बन होगा, मतलब देखो ऐसा कितना है, पेंटेन है 1 2 3 फिर 2 लगा दो, यहाँ पे Br होगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये देखो ये निकल गया, तो एक ही कार्बन जुड़ा हुआ है इससे। तो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड कौन सा वाला है तुम्हारा, 3 कार्बन वाला, मतलब आंसर कौन सा होने वाला तुम्हारा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। इसको लिखोगे कैसे मैं बता देता हूं, देखो सबसे पहला था तुम्हारा जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी बतानी थी, रिएक्टिविटी में सबसे पहले ऑर्डर लिख के आना, कौन सा ऑर्डर, कि अगर हम बात करते हैं, ठीक है, फॉर SN2 रिएक्शन ऐसे लिखना, द ऑर्डर ऑफ
तुम्हारा अल्काइल हैलाइड होना चाहिए टर्शरी हैलाइड, सबसे लास्ट में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है। और फिर सबसे पहला होना चाहिए तुम्हारा प्राइमरी हैलाइड, ये लिखा तुमने उधर। फिर उसके बाद तुम लिखना अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, ठीक है। यहां पर तुम ये बताना कि ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला टर्शरी है, ठीक है। फिर ऑर्डर लिख देना और फिर सबसे ज्यादा बोलना कि सबसे कम जो है सब्स्टिट्यूट, मतलब तुम्हारा कौन सा सबसे कम बल्कि ग्रुप वाला ये वाला है, तो आंसर तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, पहले वाले का आंसर ये होगा, ठीक है। फॉर ए ऐसे लिख देता हूं। क्लियर हो गया इतना? चलो नीचे आओ। यहां पर ऑप्टिकली एक्टिव है, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव समझा देना कि यहां पे क्या होना चाहिए, कायरल कार्बन। कायरल कार्बन जरूरी है। कायरल कार्बन कब होता है, जब 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं। 4 डिफरेंट ग्रुप किस वाले कार्बन में, वहां पे स्ट्रक्चर जरूर बना के आना इन सबका, किस वाले में थे तुम्हारे, ये वाले में थे, ठीक है। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन में थे, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा बी का आंसर, ठीक है। लास्ट देखो तुम्हारा कौन सा था, राइट द कंपाउंड विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। यहां पर ये वाला था तुम्हारा बी वाला, ठीक है। सी वाला ये था, मतलब बीटा एलिमिनेशन में तुम्हें सबसे पहले ये बताना पड़ेगा कि स्टेबिलिटी देखेंगे हम, स्टेबिलिटी ऑफ डबल बॉन्ड ढूंढेंगे हम, और उसके हिसाब से लगाओगे तुम, मतलब जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड रहेगा उसको अपन आंसर बनाएंगे। क्लियर है? तो तुम्हारा ये वाला आंसर हो गया था। इतना समझ में आ गया? बस तुम्हें ऐसे जमा के आना है और फिर तुम्हें 3 नंबर पक्के के पक्के। क्लियर है? आगे चलते हैं। देखो 2017 का सेट 1 में जो 17 वाला क्वेश्चन था, 17th वाला, उसमें जोन रिफाइनिंग वगैरह था, जो कि तुम्हारा एक्सट्रैक्शन में आता है, वो हट चुका है, ठीक है। तो अपन 18th पे आ गए। 18th वाला 3 नंबर का पूछा था उसने क्वेश्चन, डायरेक्ट था, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। अगर ऑर्गेनिक अच्छे से करके गए हो एकदम सट से हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखो, यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है, इसको ऐसे लिखा करो, CH3 है, ठीक है, C यहाँ पर O है और यहाँ इसको OH ऐसे लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब NH3 है तो उसको ऐसे लिखो NH2। समझ गए क्या होने वाला है? यहां से क्या होगा, वाटर निकल जाएगा, निकाल दो वाटर, तो यहां से क्या बन जाएगा तुम्हारा, देखो ये अमाइड टाइप का बन गया, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, यहाँ पे CH3 CO रह गया, ठीक है। यहां पर बच गया तुम्हारा NH2, ठीक है। कोई दिक्कत हुई इसमें, वाटर ही निकालना था भाई, ठीक है। यहां पे देखो A तुम्हारा ये आ गया, ए तुम्हारा ये आ गया, ठीक है। उसके बाद उसने कहा है कि Br2KOH के साथ कराना है, Br2KOH आ गया, ठीक है, एक्वस फेस में है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, या फिर डिग्रेडेशन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक कार्बन कम हो जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, इस CO को हटा देगा वो और सीधा पूरा का पूरा कंपाउंड जोड़ देगा, ठीक है। इसको ध्यान रखो, इसको क्या कहेगा, ये वाला जो ब्रोमीन आएगा इसको कहेगा हटा देगा, ये मैंने बताया हुआ है, ठीक है। तो क्या बनेगा तुम्हारा, ये ऐसा बनेगा CH3NH2। तो ये कौन सा बन गया तुम्हारा, प्राइमरी अमाइन बन गया, ये बना। ये तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट है, बी वाला, तो ये बी बन गया, ठीक। उसके बाद यहां पर अब ध्यान दो, CHCl3 प्लस KOH, इसके ही जैसी एक और रिएक्शन दिखती है जिसको अपन ने फिनॉल में पढ़ा था शायद, ठीक है। उसमें क्या था, ये क्या देता है तुम्हारा, कार्बीन देता है, डाइक्लोरोकार्बीन। ये रिएक्शन कौन सी है, कार्बेलामाइन। कार्बेलामाइन रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमाइन के लिए होती है, ये टेस्ट में भी पढ़ा है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर आइसोसाइनेट बना देगा वो, CH3N, यहां पर C, खत्म। और स्पेसिफिक बताना है तो एक लोन पेयर उसको देते हुए दिखा देना, तो आइसोसाइनेट बन गया तुम्हारा, काफी ज्यादा इजी। तो ये बन गया तुम्हारा C प्रोडक्ट, ये बन गया, तुम्हें एक और आधे नंबर मिल गए। क्लियर है? हो सके तो बिल्कुल जरूर से यहां पे क्या नेम लिख के आना सबका। क्लियर है ना? चलो अब उसके बाद क्या है तुम्हारा, ये वाला रिएक्शन बी वाला पार्ट। बी वाला पार्ट क्या है, देखो यहां से N2BF4 है, सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है, नाइट्रोजन, ठीक है। यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, ये BF3 फॉर्म में निकल जाता है। अगर तुम उसको किसके साथ करा रहे हो, HBF4 के साथ, तो फ्लोरोबेंजीन बना देता है। लेकिन यहां पे क्या है, NaNO2, तो यहां पे कौन सा जोड़ने वाला है तुम्हारा, NO2 ग्रुप जाके सीधे इससे जुड़ जाएगा। क्या बनेगा, देखो बी वाला पार्ट देख रहे हैं हम, ये वाला अपना ए वाला था जिसके अपन ने एक और आधे नंबर ले चुके हैं। चलो देखो अब क्या है तुम्हारा, C6H5 जैसे ही रिएक्ट करेगा NaNO2 के साथ, तो यहां बन जाएगा NO2, ये बन गया तुम्हारा ए वाला पार्ट, ठीक है। यहां पे देखो FeHCl है, यहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा किसका, NO2 का होगा। तो यहां पे कितना है, 2 बार लगा दो HH, क्योंकि बैलेंस करना है। चलो लगाओ, यहाँ पे क्या बनेगा, C6H5NH2 बन गया,
एनिलीन बन गया ये, ठीक है। उसके बाद फिर से करा दो, उसके बाद फिर से कराओगे तो क्या बनेगा, CH3COCl पाइरिडीन की प्रेजेंस में, पाइरिडीन की प्रेजेंस में। ये हमने पढ़ा है किसमें, एसिटाइलेशन में। क्या करता है ये, अगर तुम्हें एनिलीन की एक्टिविटी को कम करना है तो उसका क्या करा देते हैं, एसिटाइलेशन। क्या होता है उससे, उससे उसका ध्यान भटक जाता है, कार्बोनिल के ऊपर भी डिलोकलाइजेशन करने लगता है वो, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसको मैं यहां पे समझा रहा हूं, देखना यहां पे, ठीक है। ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, यहां पे ध्यान मत दो, ये NH2 यहां पे होगा, ठीक है। अब आएगा Cl, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारा कौन सा दिया यहाँ पे, CH3 है, मतलब एक ही कार्बन का, चलो CH3 है, तो यहाँ का एक H और ये Cl निकल जाएगा बाहर, माइनस HCl। बनेगा क्या प्रोडक्ट, ध्यान देना अच्छे से, ये तुम्हारा उठाएगा ऐसा, NH बचा, एक Cl तो निकल गया उसके HCl के साथ, CO बचा, और यहाँ पे जुड़ गया CH3, खत्म, आंसर बन गया। कितना इजी था, ठीक है। यही बनना है तुम्हें, क्या करना है, पहली बार में तुम्हें क्या, इसका H को निकालना है, तुम्हारा क्या अमोनिया वाले, इसको वाटर निकाल दिया, फिर तुम्हें दिख रही है कौन सी, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन है, ठीक है, ये दोनों नेम रिएक्शन है, ये दोनों की दोनों नेम रिएक्शन है, एक ये वाली और ये भी ये वाली नेम रिएक्शन, ठीक है, पहले ही बता रहा हूं, ये दोनों नेम रिएक्शन है, एक कर लो पूरा रिएक्शन तुमसे हो जाएगा, क्लियर है। यहां पे देखो हमें पता है कि ये रीजन क्या कराता है, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। उसके बाद हमें पता है एसिटाइलेशन में ये यूज होता है, एसिटाइलेशन, ठीक है। आखिर सी तो तुम बना ही लोगे फिर, और ये हमें पता है यहाँ पे NO2 जुड़ेगा, खत्म, आंसर बन गया तुम्हारा। कितने नंबर बन गए, 3 नंबर। अगर नेम थोड़े से नहीं लिख के लाओगे वो आधा नंबर काट लेगा, ठीक है। कितना लिखेगा वो, 2.5 देगा, ऐसा 2.5, ठीक है। या फिर सबसे सही तरीका सी का लिख दो लास्ट में, ठीक है, और जो जो पता है वो तो लिख ही दो कम से कम, क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। देखो अब हम आ गए 22 वाले क्वेश्चन पर, 19, 20, 21, 19 पॉलीमर, 20 तुम्हारा केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, और जो तुम्हारा कौन सा वाला बचा, 21 वाला जो तुम्हारा पी ब्लॉक है, वो सारे के सारे हटा दिए हैं, इसलिए तो कह रहा हूं बहुत इजी है इस बार, ठीक है, अच्छे से स्कोर कर लेना। तो सुनो यहाँ पे अब अपन आ गया डायरेक्ट 22 पर, ठीक है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा था, एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिड्यूस दी एक्टिवेशन इफेक्ट, जो मैंने अभी समझाया था पिछले क्वेश्चन में वो यहीं पे आ गया है, ठीक है। तो अब ध्यान से यहां पर समझ लो, ठीक है। यहां पर क्या है, देखो एनिलीन क्या था तुम्हारा, वही प्रोडक्ट बना था, जो क्या था वो NH2 था, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, यहां पर अगर ऐसे कर दूं Cl C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3 एसिटाइलेशन कर दूं, वही पाइरिडीन की प्रेजेंस में करा लो, पुरानी वाली रिएक्शन को अगर तुम्हें ध्यान रखना है उसकी प्रेजेंस में करा लो, ठीक है। क्या होगा, ये H यहाँ पे Cl निकल जाएगा बाहर, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, देखो एक H ऐसा लिख रहा हूं, ये हटा रहा हूं ऐसा, ठीक है। तो इससे समझ में जाएगा तुम्हें, ये Cl निकल गया, ये H निकल गया, ठीक है। क्या निकल गया, माइनस HCl, पाइरिडीन जरूर लिखना नीचे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, देखो ये तुम्हारा बेंजीन, ठीक है, इससे जुड़ा है N और ये H, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे चीजें जो तुम्हारा मेन समझने का, ये सब तो तुम कर ही लोगे। देखो यहां पे ध्यान से देखना, क्या देखना है तुम्हें, देखो सबके पास क्या होगा, लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे, यहां पर भी लोन पेयर्स होगा, ठीक है। जब एसिटाइलेशन नहीं हुआ था, ठीक है, सुनना, जब एसिटाइलेशन नहीं हुआ था तो क्या हुआ था, जब एसिटाइलेशन नहीं था तो ये जो लोन पेयर है, यहां पे क्या है, देखो लोन पेयर सिंगल और ये डबल दिख रहा है, तो ये किस में था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर में था, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस में था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। जब ये रेजोनेंस में था, मतलब ये वाला लोन पेयर इधर देता था, फिर शिफ्टिंग होगी इधर, फिर नेगेटिव आएगा, फिर शिफ्टिंग होगी, तो ये सब होती रहेगी, ठीक है, ऐसी शिफ्टिंग होती रहेगी। मतलब ये जो लोन पेयर है उसको क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। अब अगर एक्टिवेट कर दिया तो देखो यहां पर तुम्हारा जो रिएक्शन है, एक्टिवेशन इफेक्ट है किसका, कम हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, सिस्टम को कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। तो ये क्या कर सकता है, ये काफी ज्यादा इजी हो जाएगा किसी से रिएक्शन करने के लिए, ठीक है, समझ गए यहां पे। तो अगर हमको क्या करना है, जैसे कि मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, ध्यान से समझना, ये बात एक रिएक्शन ही है, ठीक है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, NH2 की रिएक्शन मैंने अगर ब्रोमीन के साथ कराई, ठीक है, वाटर ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो ये क्या बनाता है जरा बताओ, ये बनाता है तुम्हारा ऐसा, ठीक है, NH2 हर जगह Br, ये Br, ये Br, ये Br,
क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ज्यादा ही एक्टिव कर दिया है इसने, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कर दिया है कि हर जगह का क्या जुड़ गए, Br जुड़ गए। ठीक है, प्रेजेंस वाटर की हो सकती है, CH2 की हो सकती है। ठीक है, बस वो समझाने के लिए बताया है ना। तो अगर हमें सिर्फ मोनोब्रोमिनेशन चाहिए मान लो, ठीक है, एक ही चाहिए, तो कैसे करेंगे? तब हम क्या करते हैं, एसिटाइलेशन कराते हैं। एसिटाइलेशन क्या करता है? वो ना जो तुम्हारा लोन पेयर है उसका ध्यान भटका देता है। किसके साइड भटकाएगा सर? तो ध्यान दो अब अच्छे से, ठीक है, उसका एग्जाम्पल से समझ रहे हैं अपन, है ना, कि अगर मैंने क्या किया, एसिटाइलेशन करा दिया, ये देखो मैंने क्या किया, एसिटाइलेशन करा दिया। अब क्या होगा, ये जो लोन पेयर है ना, इसका ध्यान कहां पे जाएगा? इस कार्बोनिल वाले के ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर लोन पेयर सिंगल डबल यहां पर भी है, लोन पेयर सिंगल डबल यहां पे भी है, तो अब उसका दो साइड ध्यान के चला गया। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये किसके साथ करने लगेगा? इस कार्बोनिल के साथ। किसके साथ करेगा? कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। कार्बोनाइल ग्रुप के साथ करेगा। तो खुद सोचो, इसने कार्बोनाइल ग्रुप को दिया, ठीक है, इसने बेंजीन को नहीं दिया, और अगर बेंजीन को नहीं दिया तो इलेक्ट्रॉन रिच हो पाया? नहीं हो पाया। तो उससे क्या हो गई? उसकी एक्टिविटी कम हो गई। समझ गए? यही था कि इसने इलेक्ट्रॉन को अपने क्या किया, ध्यान भटकाया। ठीक है, लोन पेयर का ध्यान भटकाया किसने? एसिटाइल ग्रुप ने अपने ऊपर लगाया, तो बेंजीन से उसका ध्यान हट गया, तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी कम हो गई। समझ गए? तो ऐसे इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों? ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, ड्यू टू कार्बोनिल ग्रुप, या फिर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, एक्टिवेशन हो जाती है, क्या हो जाती है तुम्हारी? एक्टिवेशन इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इतना समझ गए? बस ये तुम्हारा पहले का आंसर था। ये जरूर लिख के आना है ऐसे रिएक्शन। ठीक है, और एरो से बताओगे तो और मजा आएगा, एरो से बताओगे तो और मजा आएगा उसको चेक करने में। क्लियर है? देखो अब बोल रहा है CH3NH2 इज अ मोर बेसिक देन C6H5NH2। सेम इससे समझ सकते हो, अपन समझते हैं। देखो उतना लिख लिया था, यहां पे देखो CH3 है, CH3NH2 है। ठीक है, लोन पेयर फिर बनाओ, ऐसे जरूर बनाना लोन पेयर, बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, अब देखो फिर तुम्हारा एक उसने कंपेयर करा है C6H5, मतलब ये तुम्हारा बेंजीन रिंग है, एनिलीन की बात कर रहा है ये नॉर्मली। ठीक है, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे NH2 ग्रुप है, ये दो लोन पेयर इसके पास प्रेजेंट है। ठीक है, ये दो लोन पेयर इसके पास ऐसे प्रेजेंट है। ध्यान देना बच्चे, फिर से वही चीज आ गई है। ठीक है, सुनो, ये तुम्हारा CH3 ग्रुप है, ये तुम्हारा बेंजीन है। ठीक है, यहां पर कौन सा ग्रुप लग रहा है तुम्हारा? प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, बेसिसिटी की बात हो रही है। बेसिसिटी मतलब लोन पेयर कितने जल्दी से कोई क्या कर पा रहा है, लोन पेयर कितने इजीली डोनेट कर पा रहा है, डोनेट कर पा रहा है, उसी को हम बोलेंगे बेसिक इन नेचर। बेसिक नेचर होगा उसका। अब ध्यान से देखना यहां पे, ठीक है, सिर्फ इसकी ही कहानी है लोन पेयर की। लोन पेयर, इसने प्लस आई ग्रुप है, लोन पेयर बहुत, देखो यहां से इलेक्ट्रॉन को पुश कर रहा है, मतलब इसके पास वैसे ही ऑलरेडी क्या थे, काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। इसने और इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये वाला क्या कहेगा कि ठीक है भाई तू जा, डोनेट हो जा। समझे? ठीक है, क्या हुआ है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, प्लस आई के कारण इसने और इलेक्ट्रॉन किसके साइड खिसका दिए, नाइट्रोजन के साइड, मतलब नाइट्रोजन के पास और इलेक्ट्रॉन आ गए, वैसे ही थे और आ गए। तो ये क्या करेगा, अब मैं करूं क्या इसका, तो वो डोनेट कर देगा। डोनेट किसको करेगा, लोन पेयर को, और लोन पेयर डोनेट कर दे तो क्या हो गया, बेसिक हो गया। ठीक है, ये होगा तुम्हारा बेसिक। चलो अब बात आती है कौन सा ज्यादा बेसिक है। यहां पर अब ध्यान दो, यहां पर वही पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो जो लोन पेयर है वो डोनेट ना करने के बजाय वो रिंग को देने लगता है। क्या करता है, वो रिंग को देने लगता है। और अगर उसने रिंग को दे दिया तो वो दूसरे को दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा। तो अगर नहीं दे पाएगा तो उसका बेसिक नेचर कम हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो यहां पर डोनेट नहीं कर पाता है कौन, तुम्हारा एनिलीन, तो बेसिसिटी इसकी हो जाती है कम, इसकी हो जाती है ज्यादा। खत्म। इसमें भी लिखोगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ एनिलीन। समझ गए यहां पे? तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन को रिच करता है, मतलब तुम्हारे सिस्टम को रिच करता है। कौन से, बेंजीन वाले को, मतलब अपने अंदर ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दूसरे को नहीं दे पा रहा है। दूसरे को नहीं दे पा रहा है तो बेसिक नेचर कम। क्लियर? चलो देखो, तो अपना ये वाला भी हो गया। अब बात आती है तुम्हारी, ऑल्दो NH2 इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, येट एनिलीन ऑन नाइट्रेशन गिव्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है,
इसके बारे में तुमने एनसीईआरटी में देखा होगा, परसेंटेज लिखा रहता है कुछ 47%, 51% और तुम्हारा बाकी का तुम्हारा फिर पैरा वाला प्रोडक्ट, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, ये सब लिखा रहता है। ये क्यों होता है, मेटा का क्यों दे रहा है वो, ठीक है, रीजन समझो। देखो रीजन क्या है इसका, तुम्हारा ये नाइट क्या है, एनिलीन है। चलो एनिलीन की बात कर लेते हैं, ये रहा तुम्हारा एनिलीन, ठीक है, ये रहा तुम्हारा एनिलीन, ध्यान से समझना। इसके पास है लोन पेयर, अगर लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन रिच किस किस को करेगा, वो ऑर्थो पैरा ऑर्थो को करेगा। तुमने पढ़ा है ना अपन ने इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसे होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ऑर्थो पैरा को इलेक्ट्रॉन रिच करेगा। लेकिन मेटा क्यों बना रहा है फिर, बात ये है कि जब भी तुम कराते हो HNO3 के साथ, मतलब नाइट्रिक एसिड के साथ ही साथ हम H2SO4 भी डालते हैं। मतलब मीडियम कौन सा है तुम्हारा, एसिडिक, तो H+ लिख रहा हूं। तो ये जो H+ है, ठीक है, इसके पास होता है लोन पेयर, ठीक है। ये जो H+ है ये इस पे आके अटैक करता है, अटैक करेगा तो ध्यान देना यहां पे, ठीक है। इसका जो लोन पेयर है क्या NH3 हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा प्लस चार्ज, ठीक है। तो देखो अब आ गया प्लस चार्ज, तो शिफ्टिंग ऊपर साइड होगी। तो सुनो, ऑर्थो पैरा हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। क्यों हो जाएंगे, देखो फिर से, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी ऊपर साइड, ठीक है। तो यहां का इलेक्ट्रॉन यहां पे चला गया, तो यहां पे जाएगा प्लस चार्ज, फिर आएगा यहां पे प्लस चार्ज, फिर आएगा यहां पे प्लस चार्ज, ठीक है। तो देखो अब जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है, ठीक है, जो भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल आना चाह रहा है, मतलब वो NO2 आने वाला है जो कि तुम्हारा नाइट्रेशन कराएगा, ठीक है। जो भी तुम्हारा वो आएगा तो क्या वो तो ऑलरेडी प्लस चार्ज है ना, ठीक है। तो वो उस साइड पे जाना चाहेगा ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत तो हो, ठीक है, थोड़े बहुत होंगे। इसके कारण वो मेटा पे क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है, मतलब थोड़ा सा क्या देता है, यहाँ पे इफेक्ट देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये तुम्हारा NH2 हो जाएगा लास्ट में, ये NO2 हो जाएगा, ठीक है। वो जब शिफ्टिंग वगैरह होगी लास्ट में ऐसा बनता है। तो मेटा पे वो इसलिए देता है क्योंकि क्या लिखोगे, ड्यू टू प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ H+ आयन, वही होता है H+ आयन, मतलब ही प्रोटोनेशन होता है। उसके कारण क्या होता है, इसकी एक्टिविटी जो है लोन पेयर की है वो मेटा डायरेक्टिंग को खोल देता है, मेटा पोजीशन को वो ओपन कर देता है, जिसके कारण तुम्हें जो प्रोडक्ट है वो मेटा नाइट्रो मिलता है, एनिलीन मिलता है तुम्हें, मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है, समझ गए, ऐसा मिलता है, समझ गए। ये तुम्हारे आंसर थे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आया तुम्हारे एक 23 क्वेश्चन जो कि 4 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। इसमें इतना बड़ा पैरा था जिसमें ऋतु आपस में बातें कर रही थी, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, आफ्टर वॉचिंग अ प्रोग्राम ऑन टीवी अबाउट द प्रेजेंस ऑफ कार्सिनोजन, मतलब जो कैंसर कॉज करते हैं जो भी चीजें हैं, मटेरियल, पार्टिकल या फिर कोई भी तुम्हारा, ठीक है, कोई भी एजेंट्स जो है उनको अपन कार्सिनोजेंस बोलते हैं, जिसको मतलब कैंसर कॉजिंग को, ठीक है, इतना समझ लो बस। पोटेशियम ब्रोमेट एंड पोटेशियम आयोडेट इन ब्रेड, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है, इसको समझ लेना, इन ब्रेड एंड अदर बेकरीज प्रोडक्ट, रितु आ क्लास 12th स्टूडेंट डिसाइडेड टू अवेयर अदर्स अबाउट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ दीज कार्सिनोजेंस इन फूड्स, ठीक है। शी कंसल्टेड द स्कूल प्रिंसिपल एंड रिक्वेस्टेड हिम टू इंस्ट्रक्ट कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर टू, देखो मतलब पूरी की पूरी कहानी ये है कि बहुत पहले, ठीक है, मैं थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। बहुत पहले जो तुम्हारी प्रोसेस होती थी ब्रेड, ठीक है, वो हुआ करती थी किसमें, कि नॉर्मल उसको हवा में रख देते थे, तो जो तुम्हारा यीस्ट था, जो हवा में तुम्हारा यीस्ट था एयर में, उसको क्या कर देता था, उसके अंदर चला जाता था, जिसके कारण जो तुम्हारा आटा है वो थोड़ा फूल जाता था, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोसेस थी। लेकिन जब आगे आते गए तब यूज करने लगे पोटेशियम आयोडेट को, ठीक है, और पोटेशियम ब्रोमेट को, जिसके कारण कैंसर होने लगा, ठीक है, जिसके कारण क्या होने लगा, ब्रेड खाने से कैंसर होने लगा। ये जो केमिकल है अभी भी आधे से ज्यादा कंट्रीज में बैन है, समझ रहे हो ना, वो बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण वो बैन होने लगा। तो अब ऋतु थी जो 12th क्लास की है, उन्होंने ये सब चीजें देखा, एडवर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ा और सबको बताया, ठीक है। और फिर ये सब जानने के बाद इसने स्कूल प्रिंसिपल से जाके बोला कि बेकरी से तुम्हारे आपने जो कैंटीन में है, ठीक है, उसके बेकरी वाले प्रोडक्ट को हटा दिया जाए और उसकी जगह पे क्या रखा जाए तुम्हारा, या तो कुछ प्रोडक्ट रखे जाए प्रोटीन के, विटामिन रिच रखे जाए, ठीक है, या फिर फ्रूट और सैलड जैसे कोई स्प्राउट्स वगैरह चीजें रखी जाए, ठीक है। ये जो तुम्हारा डिसीजन था ऋतु का, ये बहुत अच्छे से वेलकम करा सारे स्टूडेंट ने और पेरेंट्स ने, ठीक है। इससे रिलेटेड तुम्हारा क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखना, कुछ कुछ चीजें थी। पहली चीज तो उसने अवेयर करा, ठीक है, वो कंसर्न थी सबके हेल्थ को लेके। दूसरी चीज, ठीक है, उसने बहुत अच्छे के बारे में क्या पढ़ा, सब चीजों के कार्सिनोजेंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सुनो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, क्योंकि एट लास्ट उन्होंने क्या जोड़ दिया, देखो प्रोटीन विटामिन जोड़ दिया,
प्रोटीन विटामिन जोड़ दिया, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन बन गया। यही तो, ऐसे ही तो बनते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या होता है, ऐसे तुम्हारे क्वेश्चन बन गए। पहली चीज, व्हाट आर दी वैल्यूज डिस्प्लेड बाय ऋतु। ठीक है, ऋतु ने क्या क्या बताया। सबसे पहले कंसर्न थी, अवेयर कर रही थी कार्सिनोजेंस के ऊपर, तो ये तुम्हारा आंसर लिख लेना है ऊपर। ठीक है, कि यहाँ पे कंसर्न थी वो सबके हेल्थ को लेके, और कार्सिनोजेंस के बारे में वो क्या कर रही थी, सबको अवेयर कर रही थी। यही सब वैल्यू था उसका। ठीक है, पूरे पैरा का। सुनो अब तुम्हारा मेन, विच पॉलीसैकेराइड कंपोनेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉमनली प्रेजेंट इन ब्रेड। तो सबको पता है ये कौन सा होता है, स्टार्च। स्टार्च प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में और ब्रेड में। ठीक है, चलो देखो सबको, और ये भी पता ना कि अगर तुम देखो एक एक्सपेरिमेंट करके देखना, आटा लेना, कुछ मत लेना, नमक वगैरह कुछ नहीं, आटा लेना, चबाते जाना, एक टाइम के बाद मीठा लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो देखो, राइट द टू टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर के बारे में बताना है। ठीक है, एक होता है अल्फा हेलिक्स, ठीक है, एंड होता है बीटा प्लीटेड शीट, ये होता है तुम्हारा। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक नंबर यहां से मिल गया। चलो देखो, उसके बाद गिव 2 एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं बेटा, ऑयल सॉल्युबल के बारे में, बाकी के जो बचेंगे सब वाटर सॉल्युबल। कीड़ा याद रखो, कीड़ा गिरा ऑयल में। ठीक है, तो विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये सारे के सारे होते हैं ऑयल सॉल्युबल, बचे कुचे हो जाएंगे वाटर सॉल्युबल। जैसे विटामिन डी, विटामिन बी, सॉरी, ठीक है, विटामिन कौन सा तुम्हारा बी। ठीक है, वाइटामिन, कई लोग वाइटामिन बोलते हैं उसको। ठीक है, वाइटामिन तुम्हारा कौन सा बचा, सी। ये सारे के सारे तुम्हारे कौन से हो जाएंगे, विटामिन बी, विटामिन सी। ठीक है, ये हो जाएंगे तुम्हारे वाटर सॉल्युबल। कैसे याद रखोगे, कीड़ा याद रखो, बाकी के जो बचे कुछ रहेंगे, विटामिन तो याद ही होंगे तुम्हें, और उससे तुम निकाल सकते हो। ठीक है, समझ गए इतना। तो ये तुम्हारे मिल गए पूरे के पूरे 4 नंबर। पहला तो तुम्हारा अवेयर कैसे करना था, उसने करा क्या, वैल्यू क्या था, पूरा। ठीक है, बाकी का तुम्हें बताना था, स्टार्च प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट में, सबको पता है, मीठा लगता है जिसके कारण आटा। उसके बाद तुम्हारा प्रोटीन के स्ट्रक्चर, ये सब बहुत नॉर्मल से क्वेश्चन है।